Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. We are continuing our Indian economic lecture series. In previous two lectures, we have covered law of supply, law of demand, then market equilibrium. After that, in second lecture, we have covered law of elasticity, types of goods based on income, price, production, preferences. Okay, these are basics of economics. Now we will go into the core economic part of Indian economy. So in this lecture, we will cover first national income, types of national income, GDP, then GNP, NDP, GNP, okay, NNP. These we are going to cover in this lecture. And type of method of GDP calculation in gross value addition. Okay, these four topics we are going to cover in this lecture. Now, first we will start what is national income. National income क्या होता है? National income is the measurement of economic growth or economic performance of any country. For example, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो यूएनडीपी द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ओके, तो पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी कंट्री के अंदर टोटल वहां की जीडीपी क्या है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, वो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है। तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें जीडीपी की आवश्यकता होती है कि उस कंट्री की जीडीपी क्या है। देखो, दो कंट्री को अगर हमें कंपेयर करना है इन विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम किस पैरामीटर पे इसको कंपेयर कर सकते हैं? तो उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर आता है वो जीडीपी आता है। जीडीपी होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम एक कंट्री ए लेते हैं, देन कंट्री बी लेते हैं, दो कंट्री लेते हैं, अगर इस कंट्री के अंदर थ्रू आउट ईयर टोटल कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, कितने अमाउंट की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाती है। तो अगर इस कंट्री की जीडीपी सपोज $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन है, और सेकंड बी कंट्री की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन है। ओके, तो यहाँ पे जो ए कंट्री है जिसकी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर हम दो कंट्री में कंपेयर करते हैं, यूएसए, अगर यूएसए की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी हम कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेरिजन कहाँ कर रहे हैं कि दोनों कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है पर ईयर। किसी भी कंट्री में जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी, वहां की इनकम उतनी ज्यादा होगी। अगर उस कंट्री की होलिस्टिक इनकम बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो रहने वाले रेजिडेंट हैं उनकी इनकम ज्यादा होगी। ओके, अगर किसी दोनों कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, एक कंट्री में ₹200 इनकम हो रही है, एक कंट्री में 100 इनकम हो रही है, तो कंट्री ए के अंदर हम देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम ₹2 आएगी, और कंट्री बी के अंदर हम देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम ₹1 आएगी। तो मतलब यहाँ पे कंट्री ए है वो मोर डेवलप है, उसको हम डेवलप कंट्री बोलते हैं। वहीं सेकंड कंट्री जिसमें पोटेंशियल है, रिसोर्स है, लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, अभी ₹1 ही है, वो उसका पोटेंशियल है ₹1 से ₹2 ₹3 जाने की, तो उस कंट्री को हम अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री बोलेंगे। जैसे इंडिया, इंडिया इज अंडर डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो इस तरह से हम जो दो कंट्री या वेरियस कंट्रीज के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, तो उसके लिए हमें जीडीपी की आवश्यकता होती है। तो जीडीपी इज a मॉनेटरी वैल्यू, GDP is a monetary value of goods and services. Goods and services produced within a country's border during the specific period. तो यहाँ पे जो की टर्म्स है, एक तो स्पेसिफिक टाइम है, क्योंकि हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं वो हम ईयरली करते हैं, ईयरली। ओके, सेकंड हम करते हैं क्वार्टरली। ओके, तो ये हमें डिफाइंड पीरियड है जिसमें हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड आएगा, देन एक विद इन कंट्री के अंदर होगा जिस कंट्री की हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस कंट्री में कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज उस स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो जीडीपी है वो फंडामेंटल टर्म है इकोनॉमी। तो जो यहाँ पे हमने जीडीपी दिया है एक एग्जाम्पल,
टोटल वो नेशनल इनकम की बात हो रही है। नेशनल इनकम को भी हम 4 या 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नाउ टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम्स। नेशनल इनकम कितने प्रकार की होती है? तो अभी मैंने यहाँ पे लिया ब्रॉडली 5 वे के अंदर लिया है, 5 टाइप्स की है। वन, जो हमारी जीडीपी होती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है। जीडीपी होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विस किसी स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस हुई है, वो हमारी जीडीपी होती है। तो उसमें हम ऑनर्स नहीं देखते कि ऑनर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया की जीडीपी देखते हैं, तो अगर इंडिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे अमेजोन भी है, ठीक है, अमेजोन भी है एंड फ्लिपकार्ट भी है। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है, स्टार्टिंग में इंडियन कंपनी है, उसके बाद में वॉलमार्ट ने उसका काफी शेयर खरीद लिया है, तो एक एफडीआई की फॉर्म में। तो इनिशियली फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी थी। अमेजोन यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करके इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रॉपर सर्विसेज दे रही है। तो अमेजोन जितना रिवेन्यू यहाँ पे इंडिया में जनरेट करेगा, वो हमारे जीडीपी के पार्ट होगा। तो यहाँ हम ओनरशिप नहीं देख रहे हैं कि ओनरशिप इंडिया की कंपनी की है या फॉरेन कंपनी है। हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है जो प्रोडक्शन एंड सर्विसेज में दे रही है अपना कंट्रीब्यूशन, उसको हम जीडीपी में देखते हैं। तो यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ ऑन ऑन जो ऑनर्स है ऑफ प्रोडक्शन है, कि जो प्रोडक्शन को कौन ओन कर रहा है, उसके रिगार्डलेस हम देख रहे हैं, तो वो जीडीपी होता है। नेक्स्ट इज एनडीपी। लेकिन हम देखेंगे एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है, जीडीपी जो हमने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है थ्रू आउट ईयर, एक ईयर के अंदर, उसमें से इस गुड्स एंड सर्विसेज में अगर हम डेप्रिशिएशन, जो डेप्रिशिएशन हो रहा है, उसको माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास आता है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पास किस कंट्री में 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। सपोज हमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया 100 पेन्स का। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 100 रुपीज का पेन मैन्युफैक्चर करती है। उसको पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मशीन की जरूरत होगी। तो जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, उसमें वियर एंड टीयर होंगे, उसके लाइफ एक पर्टिकुलर लाइफ होगी। सपोज वो मशीन 10 साल के लिए यूज में ले सकते हैं। अगर हमने उस मशीन से एक साल में 100 पेन प्रोड्यूस किए हैं, तो हमने मशीन की 1/10 लाइफ ले ली है, क्योंकि वो 10 साल ही हम उस मशीन को यूज कर सकते हैं। तो मशीन की जो टोटल इनिशियल कॉस्ट होगी, सपोज मशीन हमारे पास 50 रुपए की मशीन है, वो अगर हम 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो पर ईयर हम देखेंगे तो 5 रुपए उसकी मशीन कॉस्ट आ रही है। तो ये जो डेप्रिशिएशन हो रहा है मशीन का 5 रुपए पर ईयर, वो हम इस 100 रुपीज में से माइनस करेंगे। जो 100 रुपीज हमने टोटल प्रोड्यूस किए गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें से हमने जो वियर एंड टेयर मशीनरी का है, जो डेप्रिशिएशन है मशीनरी का, उसको माइनस किया, तो हमारे पास टोटल 95 रुपीज के गुड्स एंड सर्विस नेट बच रही है। तो ये जो नेट अमाउंट आ रहा है, वो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो जिसको हम एनडीपी पे बोलते हैं। थर्ड इज, मतलब सिंपल सा है कि हम नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो हम जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। देन थर्ड इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक जो हमने ये बात की थी जीडीपी में, हमने बात की थी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विस हो रही है, चाहे तो फॉरेन कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो, ठीक है, कोई भी उसमें कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी वैल्यू को हम काउंट करते थे। नाउ अब जो हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें हम एक पर्टिकुलर कंट्री के रेजिडेंट्स का कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। सपोज एक इंडियन कंपनी, फॉर सेम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, एंड कोई फॉरेन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी जो यूएसए में भी काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम इसमें फ्लिपकार्ट अगर इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करेंगे। अमेजोन कंपनी जो अपना प्रोडक्शन कर रही है इंडिया में, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी वो अपना जो प्रॉफिट है वो बाहर लेके जाएगी।
ठीक है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बट एक इंडियन कंपनी है जो यूएसए में एस्टेब्लिश है, यूएसए में अपना प्रॉफिट बना रही है, तो वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगी यूएसए में, उसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब है, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट, जो उसमें रेजिडेंट भी हो सकते हैं और उस कंट्री की कंपनीज भी हो सकती है, वो नेट कितना प्रोड्यूस कर रही है एक स्पेसिफिक पीरियड में। स्पेसिफिक पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसे हम जीडीपी क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, एक ईयरली भी हो सकता है। तो एक ईयर में इंडियन रेजिडेंट और इंडियन कंपनीज कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम उस कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम जीएनपी बोलते हैं। तो इसमें हम जो देखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए countries resident और businesses both domestically and abroad। तो किसी भी कंट्री के जो रेजिडेंट है या बिजनेसेस है, वो उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के बाहर कहीं पे भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, जो एक साल भी हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब फोर्थ है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सेम जैसे हमने एनडीपी की बात की थी, सेम वैसे ही यहाँ पे एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो मशीनरी यूज की है, जो हमने मटेरियल यूज किया, वो जो डेप्रिशिएट हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमारे पास ये चार मेजर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं: जीडीपी, एनडीपी, देन जीएनपी, एनएनपी। ये चार नेशनल इनकम्स है। नाउ फिफ्थ इज ग्रॉस नेशनल इनकम। ये मतलब रेयरली यूज होता है, इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। जो हमने जीएनपी कैलकुलेट किया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें में अगर हम जो टैक्सेस ऐड कर देते हैं, जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं बाहर से या प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम टैक्सेस ऐड कर लेते हैं। सपोज हमने कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की 100 रुपीज की, 100 रुपए की प्रोड्यूस की, तो ये जो है वो हमारी फैक्टर कॉस्ट होगी। जो फैक्ट्री से जो आउटपुट निकल रहा है वो हमारी फैक्टर कॉस्ट है। इसके अंदर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लो हमारे पास 10% लग गए, 10 रुपए टैक्स लग गए, तो नेट वैल्यू जो मार्केट में बिकेगी वो 110 रुपए की वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल आउट होगी, जिसको हम मार्केट कॉस्ट बोलते हैं। तो जो 110 रुपए की मार्केट कॉस्ट आई है, अगर इसको हम काउंट करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में, तो ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे उसको। जो इंडिया में जो हमने जीडीपी कैलकुलेशन मेथड को चेंज किया है, पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करते थे, इसकी वजह से हमारे जो जीडीपी आती थी वो कम भी आती थी। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑन मार्केट कॉस्ट, जो मार्केट में वैल्यू हो रही है, जिसमें हमारे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है, हमारी सब्सिडी माइनस होती है, उसका जो नेट मार्केट वैल्यू बनती है, उससे हम उस कंट्री की या इंडिया की हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। इससे हमारी जो जीडीपी, जो पहले हमारे फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी आती थी, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी आती थी, अब हम जो मार्केट कॉस्ट पे हम जीडीपी देखते हैं वो ज्यादा आती है कंपेरेटिवली। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और बेसिक कॉस्ट, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने 5 मेथड बताए हैं जीडीपी कैलकुलेशन के, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से होता है। ये फ्रिक्वेंटली हम मोस्टली जीडीपी यूज करते हैं। और देखो, इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि हम जब इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, किसी भी कंट्री में हम जीडीपी ग्रोथ देखते हैं, हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। सपोज हम देखते हैं कि यूएसए और इंडिया, इंडिया में कौन ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं कि अगर यूएसए की जीडीपी अगर 10% से ग्रोथ कर रही है और इंडिया की जीडीपी सपोज 15% से ग्रोथ कर रही है, तो इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी कंपेयर टू यूएसए। यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया इज मोर, मतलब फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीडीपी है जो वो एक पैरामीटर है जिससे हम दो इकोनॉमिक की ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं, वहां के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं, किस स्पीड से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसमें हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं। ठीक है, उसमें हम डेप्रिसिएशन माउंट माइनस करते हैं, उसको हम
दो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में यूज नहीं करते। क्यों? इसका एक मेजर रीजन है कि डेप्रिसिएशन जो रेट है वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कोई एसेट है वो कितने टाइम पीरियड में डेप्रिशिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कार लेते हैं, तो सपोज हमारे पास एक कार है, अगर हम इसको इंडिया में देखते हैं, ठीक है, इंडिया में इसको हम डेप्रिसिएशन देखते हैं 10% पर ईयर है, तो मतलब कार की लाइफ 10 साल हुई, 10 ईयर्स में ये डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसकी जो एसेट वैल्यू जीरो हो जाएगी। वहीं अगर यूएसए में हम देखते हैं, यूएसए की रोड्स आर गुड, वहाँ की रोड अच्छी है इंडिया कंपेयर टू इंडियन रोड्स। ठीक है, तो वहाँ पे कार की लाइफ ज्यादा होगी। सपोज वहाँ की कार की लाइफ 20 ईयर्स आती है। अगर यूएसए में हम देखते हैं, यूएसए में और इंडिया में, ठीक है, अगर यूएसए में कार की लाइफ 20 ईयर्स है तो वहाँ डेप्रिसिएशन की वैल्यू 5% ही होगी। तो वहाँ की जो एसिड डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो 5% होगी। ठीक है, और इंडिया में वो 10% होगी। तो अगर हम दोनों की अगर जीडीपी 100 रुपीज मान लेते हैं, सपोज इंडिया की भी 100 रुपी है, इसकी भी 100 रुपीज है, और डेप्रिशिएशन हम 5% लेते हैं यूएसए के केस में, और इंडिया की केस के अंदर हम 10% डेप्रिशिएशन लेते हैं, तो हमारे पास जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा वो 100 - 5 आएगा। ठीक है, जो 5% लिया है, तो इसके हिसाब से हमारे पास यूएसए में 95 आएगा, जो एनडीपी होगा। और इंडिया में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज -10 रुपीज जो हमारी डेप्रिसिएशन है, दैट इज इक्वल टू 90 रुपीज। ओके, तो अगर हम एनडीपी को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो यूएस की एनडीपी है वो ज्यादा होगी, जबकि जीडीपी दोनों के सेम थी, हमने 100 रुपीज माना था। लेकिन अगर एनडीपी की बात करेंगे तो 95 रुपीज होगी। सेम गुड्स है, सेम कार है, बट हमने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग लिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अलग नोटिफाई किया है, यूएसए गवर्नमेंट ने अलग नोटिफाई किया है, दोनों की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से हमारे पास एनडीपी में डिफरेंस आ रहा है। अगर इसको हम परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो उसी हिसाब से हमें जो जीडीपी, जो एनडीपी का ग्रोथ है, वो हमारे में वेरिएशन हमें दिखेगा। इसलिए ये हमारे पास बेटर पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि डेप्रेशन रेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे आता है। सो जो किसी भी दो कंट्रीज की अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ को देखना चाहेंगे तो हम जीडीपी ग्रोथ रेट से हम उसको कंपेयर करते हैं। जीडीपी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट रेट है वो दोनों की अलग अलग हो सकती है। सपोज बिस्किट का पैकेट इंडिया में अगर पार्ले जी का 4 रुपए का मिल रहा है या 5 रुपए का मिल रहा है, यूएसए में सेम पैकेट हमें $1 का मिल सकता है। और $1 अगर 70 रुपीज के बराबर है, अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो वही एक पैकेट बिस्किट का हमें 70 रुपीज का मिल सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तो अगर हम दो इकोनॉमी को जीडीपी के फॉर्म में अगर कंपेयर करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी की कॉन्सेप्ट से हम करेंगे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आगे एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्या है। होता सेम है कि हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का एक बास्केट लेते हैं, इंडिया में देखते हैं वो कितने का मिल पा रहा है, यूएसए में देख रहे हैं कितने का मिल पा रहा है। दोनों को देख के हम एक एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं कितने की एक्सचेंज रेट बनेगी, जो हमारी जो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है मार्केट में उससे डिफरेंट हो सकती है। उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कि जीडीपी कितनी होती है। सपोज अगर हमारी एक्सचेंज रेट अभी $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, ठीक है, अगर हमारे पास $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है, और अगर पीपीपी में देखते हैं $1 इज इक्वल टू 35 रुपीज ही आता है हमारे पास, तो इस हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो 35 रुपए की जीडीपी इज इक्वल टू $1 होगी। तो इस तरह से हम दो जीडीपी को कंपेयर कर सकते हैं जहाँ करेंसी डिफरेंट है। लेकिन वहां पे हम पीपीपी मॉडल में जाएंगे, जो हम मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन और करूंगा। ठीक है, तो ये 5 मेथड मैंने आपको बताया जो नेशनल इनकम को कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मोस्ट यूज्ड मेथड है जीडीपी, और उसमें जीडीपी में हम जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स क्या क्या है, कौन कौन से मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, बेसिकली 3 तरह के मेथड्स होते हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग यूज करती है। इंडिया हमेशा एक्सपेंडिचर मेथड यूज करती है, तो इंडिया में बाकी दो मेथड इतने रिलेवेंट नहीं होते। जो जीडीपी, देखो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए हमें डेटा कलेक्शन इज मेन की, कि हमें हर एक स्मॉल लेवल पे हमें प्रॉपर डेटा कलेक्शन करना होगा, ताकि हम होलिस्टिक कंट्री की जीडीपी कैलकुलेट कर सकते। तो फर्स्ट मेथड इज प्रोडक्शन मेथड, कि किसी भी कंट्री के अंदर जो गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है टोटल।
जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसमें हमारा कितना टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है, वो हमारा प्रोडक्शन होता है। सपोज अगर हम बिस्किट बनाने की बात करें, बिस्किट के पैकेट की बात करते हैं, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में हमें फाइनल कॉस्ट इसके 5 रुपए आती है, ठीक है, प्रोडक्शन की। तो ये 5 रुपए का हम जीरो लेवल से, रॉ मटेरियल से लेकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिस्किट पैकेट बना रहे हैं, तो 5 रुपए तक इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, 5 रुपए इसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा हमारे पास। तो इसमें हमारा हो सकता है कि पहले हमने जो आटा लिया हो, बटर लिया हो, मिल्क लिया हो, शुगर लिया हो, ये हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगे, ठीक है। सब कुछ हमने ले लिया, मतलब 2 रुपए के ये इनपुट्स ले लिए हमने। इसका हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास 2 रुपए आ गए, टोटल 4 रुपए में क्या हमारे पास बिस्किट बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हमने मार्केट में 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमारा वैल्यू एडिशन है यहाँ पे। तो जो हर एक स्टेप के अंदर जो जो वैल्यू बढ़ रही है, 2 रुपए का हमने रॉ मटेरियल लिया, उसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग की, तो वैल्यू एडिशन 2 रुपए का करके उसे 4 रुपए का बना दिया। उसके बाद में हमने पैकेजिंग में करके मार्केट में इसको बेचा 5 रुपए का, तो यहाँ हमने 1 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। तो ये वैल्यू एडिशन जो जो हो रहा है यहाँ पे, पहले 2 रुपए का हुआ, देन 2 रुपए का हमने प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन किया, देन 1 रुपए का हमने पैकेजिंग और मार्केटिंग में वैल्यू एडिशन किया, टोटल 5 रुपए का हमने बिस्किट का पैकेट मार्केट में बेचा। तो टोटल जो वैल्यू एडिशन हुआ है, वो उनका सम हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। तो इस तरह से हम हर किसी भी इकोनॉमी में टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जीरो लेवल से प्रोड्यूस होके फाइनल मार्केट वैल्यू तक बेची जा रही है मार्केट के अंदर, तो इतनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उन सबको हम अगर कंबाइंड फॉर्म में ऐड कर लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को, तो हमारा टोटल जीडीपी आ जाता है। और ये प्रोडक्शन अप्रोच होता है जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं। ये थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि हर एक लेवल पे जाकर, हर एक फैक्ट्री में, हर एक प्रोडक्शन लेवल पे जाकर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देन हम जाके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इंडिया की रेफरेंस में इतना रिलेवेंस भी रखता है। सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा, तीनों मेथड सेम ही है, तीनों मेथड में सेम ही वैल्यू आएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि हम टोटल देखते हैं एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर कौन कौन कर सकता है? फर्स्ट इज जो हाउस होल्ड होता है, जो हाउस होल्ड होता है, घर पे होता है हमारे, जो आप हमारे घर पे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, इनकम लेके आ रहे हैं, टोटल मान लो उन्हें 100 रुपए उनकी सैलरी है, 100 रुपीज उनकी सैलरी है, उसमें से उन्होंने 50 रुपीज मार्केट में अपनी गुड्स सर्विसेज परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। घर के जो रूटीन के है, डे टू डे एक्टिविटी के जो सामान है, वो लाने में उन्होंने 50 पे एक्सपेंडिचर किया, जो खर्चा किया, वो हमारे प्राइवेट कंजम्पशन आता है, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सी है, वो प्राइवेट कंजम्पशन है हाउस होल्ड्स का। सेकंड जो आई है, वो इन्वेस्टमेंट है, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा, जो हमने 100 रुपए इनकम की, 50 रुपए हमने मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, जो रिमेनिंग 50 रुपए बच रहे हैं, उसको हमने बैंक में इन्वेस्ट किया। सपोज अगर हमें बैंक में किया, शेयर मार्केट में किया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में किया, कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है मार्केट में ही वापस, ठीक है। अगर बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, बैंक का अगर हमने डिपॉजिट कराया हमारे सेविंग अकाउंट में, तो बैंक उसे अपने अकाउंट पे रखता नहीं है, उसको लैंड करता है आगे। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको लोन के फॉर्म में लैंड करता है। या फिर जो हाउस होल्ड है, हाउस लोन होता है, कार लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, लोन के फॉर्म में वो आगे लेंड करता है, वहां से वो अर्निंग करता है। तो वापस जो मनी आपने सेव किया, वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आ जाती है। तो जो आपने 50 रुपए बैंक में जमा किए या म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दो है, एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो मैं हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ। दूसरा जो प्राइवेट फर्म्स होती है, ठीक है, जो कंपनीज होती है, वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। कंपनी ने अपना कुछ प्रॉफिट बनाया, 100 करोड़ प्रॉफिट बनाया, उन्होंने बाकी 100 करोड़ को वापस इन्वेस्ट किया, एक नई फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, या फिर अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो प्राइवेट फर्म से इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी हम इस इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। जो थर्ड कंपोनेंट होता है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, जो हर ईयर गवर्नमेंट बजट लेके आती है,
ठीक है। तो बजट के अंदर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बताती है, हम कितना रेवेन्यू आएगा, कितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर होता है कैपेक्स के फॉर्म में। तो कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कैपेक्स। ठीक है। जैसे अपना रोड्स का हुआ, ब्रिजेस का हुआ, डैम्स का हुआ। ठीक है। जो एसेट्स क्रिएट करती है गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, जो उनको आगे रेवेन्यू देंगे, तो वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैपेक्स के फॉर्म में करती है। और सेकंड एक्सपेंडिचर हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। सपोज कोविड के टाइम पे जब प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया था। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। पहले लास्ट कंपोनेंट और देख लीजिए। लास्ट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स। जितना हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं माइनस इम्पोर्ट, कितना हमने इम्पोर्ट किया, जो नेट जो अमाउंट आ रहा है उसको हम टोटल जीडीपी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है ये भी हमारा एक्सपेंडिचर, कितना नेट हमने एक्सपोर्ट किया है। तो ये चार कंपोनेंट हो गए हैं इसके अंदर, जो जो हमने सी लिए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो जो मैं कोविड का एग्जांपल दे रहा था, कोविड के टाइम क्या हुआ था कि जो इतना वोलेटाइल मार्केट हो गया था, शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, लोगों की जॉब्स जा रही थी, जॉब जा रही थी, उनका पैसा नहीं था तो वो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। लाइक जो गरीब लोग थे, पुअर सेक्शन, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, वो लोग जब उनका रोजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो उनका तो सैलरी नहीं है, तो वो अपना जो एक्सपेंडिचर थे, जो उनके एसेंशियल कमोडिटी परचेज में वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके जो एक्सपेंडिचर वो कम हो गए थे। और सेकेंड कह सकते हैं डिमांड कम हो गई थी मार्केट में। लोग कार नहीं खरीद रहे थे, कोई बाहर ही नहीं जा रहा था। तो ओवरऑल जो प्राइवेट हाउस होल्ड थे, उनके कंजम्पशन कम हो गया था, वो कम हो गया था। सेकेंड, इतने वोलेटाइल मार्केट में प्राइवेट फर्म में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। जो हमारी कंपनीज है, वो भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, वो भी अपने वर्कर्स को कम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे थे। जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई थी, उनका प्रोडक्शन कम हो गया था। तो फैक्ट्री कम हो गई, तो उन्होंने वर्कर कम कर दिए, अपना फैक्ट्री का प्रोडक्शन लेवल कम कर दिया। दो फैक्ट्री जगह एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे थे, या उनके एक्सपेंशन का प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया। तो प्राइवेट प्लेयर ने भी अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया। ठीक है। और जब रेस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा हो गई थी कोविड की, कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी कम कर दिया, हम बाहर से जो इंपोर्ट करते उसको भी हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि कोविड ज्यादातर बाहर से ही हमारे पास आ रहा था। ठीक है, जो अजम्पशन था कि बाहर से हमारे जो गुड्स आ रहे हैं उनके साथ कोविड के जो वायरस है वो भी आ रहा है। तो ये भी हमारा डिक्लाइन हो गया था। तो लास्ट अगर जीडीपी को उठाना है, जीडीपी को बचाना है, या हमें जो हमारे जो डिप्रेशन में जा रही है जीडीपी, ठीक है, जो दो पॉजिटिव क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही थी, उसको अगर हमें ऊपर करना है तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। अगर गवर्नमेंट भी इस केस में अगर अपने एक्सपेंडिचर कम कर देती है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम तो कम हो ही रही थी, कि प्रोडक्शन कम होता है, टैक्स कम आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी उतने ही ज्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। मान लो 5% टैक्स लगाती है, अगर 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है और 5% टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट को 5 रुपए मिलता है। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रही है उनका प्रोडक्शन ही कम हो गया, सपोज 10 रुपए की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका 5% हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास 50 पैसा ही आता है। तो गवर्नमेंट को जहाँ 5 रुपए मिलने चाहिए था वो 50 पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, क्योंकि उसको टैक्स जो से जो इनकम हो रही थी वो कम हो गई है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन अब रेवेन्यू कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी कम करना चाहिए आइडियली, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो वित्तीय घाटा है उनका वो बढ़ जाएगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया। इसका लॉजिक अगर समझना चाहो तो यही से समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ाती है, क्योंकि तीन कंपोनेंट यहाँ पे हम देखते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स, जो नीचे जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। अगर गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करती है तो जीडीपी डिप्रेशन में जाएगी, और वो ग्रेट डिप्रेशन बन सकता है। उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो अपने आप जीडीपी बढ़ना स्टार्ट होगी। और जब गवर्नमेंट अपना कैपेक्स के फॉर्म में अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर गवर्नमेंट अपना कैपेक्स बढ़ाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, सपोज एक रोड बनाती है,
जब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने जॉब्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके लिए 100 करोड़ का उन्होंने बजट दिया। तो इसके लिए वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर लेबर को हायर करेगा। तो यहाँ पे मान लिया 100 लेबर्स को इसने हायर किया, तो 100 लोगों को रोजगार मिला, उनको सैलरी मिलेगी। अगर उनको सैलरी मिलती है तो वो अपने लिए गुड्स और सर्विस, अगर उनको मान लो सबको 100 100 रुपए मिलता है, तो वो 100 रुपए से सामान खरीदेंगे, मार्केट में राशन खरीदेंगे, जो अपने वीट है, राइस है, खाने का दाल चावल खरीदेंगे। तो इस हिसाब से वहाँ पे जो फूड कमोडिटी है या एसेंशियल कमोडिटी है, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। वो जो वहाँ पे जो फूड कमोडिटी है, एसेंशियल कमोडिटी है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है। तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट एक तरह से अपना कैपिटल इन्फ्यूज किया, जहाँ पे वो अपना एसेट क्रिएट कर रही है, एक रोड बना रही है। तो वहां पे उसका लॉन्ग टर्म एसेट तो क्रिएट हुआ, साथ में उसने जो वेजेस दिए हैं, जो लेबर्स को वेजेस दिए हैं, उसकी वजह से उन्होंने मार्केट में ओवरऑल डिमांड बढ़ा दी गुड्स एंड सर्विस की। गुड्स एंड सर्विस की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो वहां पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको वापस अपने रॉ मटेरियल की डिमांड पड़ेगी, लेबर उनको एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां पे भी वो अपना एम्प्लॉयमेंट उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और रॉ मटेरियल वो जो यूज कर रहे हैं, उसकी भी उन्होंने डिमांड बढ़ा दी। सपोज अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनको वीट की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने जो वीट कमोडिटी है, उसकी डिमांड वहां मार्केट में बढ़ा दी है। तो एक गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से यहाँ पे मल्टीप्लाई इफेक्ट आ गया, सब तरह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने लगी। तो ये स्टेगनेंट जो इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे बूस्ट की तरफ जाने लगी। तो ये गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, उसका क्रिटिकल रोल है इकोनॉमी में। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको बताया, इसमें हम हर एक जो इकोनॉमी के पार्ट है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं, उनको ऐड करते हैं। जिसमें हम चार कंपोनेंट है। जो हाउस होल्ड है, एक इन्वेस्टमेंट है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म्स का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, देन नेट हमारा एक्सपोर्ट है। थर्ड इज इनकम अप्रोच। ये है सिंपलेस्ट, दिखने में सिंपलेस्ट लगती है कि अगर हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में सारी इनकम को जोड़ दो, अपने आप नेशनल इनकम बन जाएगी। आपकी इनकम, मेरी इनकम, कंपनी की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम, सबको जोड़ दो, टोटल इनकम आ जाएगी कंट्री की। लेकिन बात, इसका जो कैलकुलेशन है वो इजी नहीं होता। तो जो इस मेथड में हम जो कैलकुलेट करते हैं, वो हम करते हैं, जो एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलता है, वेजेस मिलता है, इनकम मिलती है, मेरी सैलरी, आपकी सैलरी, अगर आप जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी, जो भी इकोनॉमी में जॉब कर रहा है उसकी सैलरीज आ जाएगी। देन ऑपरेशन सरप्लस, कंपनी जो अपने ऑपरेशन एक्सपेंडिचर के बाद में जो सरप्लस बच रहा है, जो प्रॉफिट बना रही है, वो आ जाएगा। ग्रॉस मिक्स इनकम, जो कंपनीज की मिक्स इनकम है, वो आ जाएगी। टैक्सेस आ जाएंगे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को इनकम टैक्सेस से होती है। रेवेन्यूज, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो आ जाएंगे। उसमें से हम सब्सिडी माइनस कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडी, उसको माइनस कर देंगे प्रोडक्शन पे जो कर रहा है। तो इस तरह से हमें जो टोटल इनकम आएगी, सारे इनकम के फैक्टर्स को हम ऐड करते जाएंगे, तो टोटल जो हमारे पास इनकम आएगी, वो हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करके देंगे। तो इस मेथड से हमारे पास जो तीनों मेथड से जो वैल्यू आएगी, वो सेम ही आएगी, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बन रहा है। सपोज आज मेरे को जो कोई सैलरी मिली है, जो मेरी इनकम है, 100 रुपीज मेरी सैलरी है, वो मेरी इनकम है। बट उस 100 रुपीज को मैं कहीं ना कहीं जाके एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्चा कर रहा हूँ। तो मैं उसको 50 रुपए में मैं मार्केट में जाके खर्चा कर रहा हूँ, और 50 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सेविंग बैंक में, सेविंग अकाउंट पे। तो टोटल 100 रुपीज मेरे जो इनकम थी, वो जाके मेरे एक्सपेंडिचर में चली गई। जो एक्सपेंडिचर वाली जीडीपी फॉर्मूला है, उसमें मेरे 50 रुपए सी के फॉर्म में चला गया, 50 रुपए इन्वेस्टमेंट फॉर्म में चला गया। इसी तरह अगर फैक्ट्री की, अगर हम देखते हैं, फैक्ट्री की इनकम देखते हैं, फैक्ट्री ने प्रॉफिट कमाया, तो 50 रुपए उसका उसने प्रॉफिट कमाया, तो उसने 50 रुपए का क्या किया है? तो उसने सपोज उसने टर्न ओवर फैक्ट्री का 100 रुपीज है, 100 रुपीज में उसने 100 रुपए अपने सैलरी के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, सैलरी के फॉर्म में उसने दिया, वो इसका एक्सपेंडिचर हो गया। जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया, सैलरी के फॉर्म में दे दिया, बचा 50 रुपए है। 50 रुपए उसकी सेविंग हुई, सेविंग के उसने 50 रुपए की नई फैक्ट्री लगा दी है। तो उसका जो 50 रुपए है, वो यहाँ पे फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, आई के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारी इनकम है एक तरह की, वही हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चला जाता है, और वही हमारे प्रोडक्शन के कंपोनेंट में जाएगा। ठीक है, जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन हम कैसे कर रहे हैं? हमने लेबर हायर की, मशीन प्रोक्योर की, लेबर ने मशीन पे काम करके
कुछ रॉ मटेरियल से फाइनल गुड से सर्विस बनाया, वहां हमने वैल्यू एडिशन किया। तो जो हमने लेबर को सैलरी दी, मशीन खरीदने में जो हमने पैसा एक्सपेंडिचर किया, ये हमारे एक्सपेंडिचर है। यही एक्सपेंडिचर वैल्यू एडिशन में ऐड होने के बाद उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है। तो फाइनल जो हमारा वैल्यू एडिशन हुआ वो इन सब का सम आ रहा है। सम आ रहा है, जो हमने लेबर को सैलरी पे की, प्रोडक्शन में जो हमने मशीन के जो प्रोक्योरमेंट में हमने वैल्यू एडिशन जो हमने कॉस्ट एंकर की, प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास नेट वैल्यू एडिशन आया। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा इनकम है वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो एक्सपेंडिचर है वही हमारा वैल्यू एडिशन होता है। तो इस तीनों मेथड से हमारे पास जो कैलकुलेशन करेंगे हम जीडीपी की, सेम वैल्यू आएगी। इसको मैं आगे भी एक डेटा से आपको वैलिडेट करता हूँ। सपोज ये हमारे पास डेटा है नेशनल इनकम का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 17-18 का है, 18-19 का, और 19-20 का। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट वगैरह है। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं जीडीपी, तो हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखते हैं बेसिक प्राइस पे, कितना वैल्यू एडिशन हुआ बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस। ठीक है, तो इतने का वैल्यू एडिशन हुआ है बेसिक प्राइस। और इसके अंदर हम टैक्स देखते हैं। ठीक है, टोटल टैक्स कितना लगा है, टैक्स के बाद ही वो मार्केट में जाता है। तो अब ये होता है हमारे पास टैक्स कितना कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने। तो जीडीपी होगा, इसमें जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल हमारा जो मार्केट वैल्यू पे गुड्स एंड सर्विसेज मिली है हमें, जो वैल्यू एडिशन हुआ है, वो टोटल हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, टोटली हमारे पास ये आ रहा है 13। ओके, नाउ अगर हम एक्सपेंडिचर फॉर्म में देखेंगे, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है। ठीक है, वो देखते हैं। देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं और इनको फिर ऐड करते हैं, तो सेम वैल्यू आती है हमारे पास। यहाँ पे देखेंगे 13,179,857, और यहाँ पे भी देखेंगे 13,179,857, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और ये हमारा प्रोडक्शन मेथड है, जो वैल्यू एडिशन वाला है प्रोडक्शन मेथड। दोनों में हमें वैल्यू सेम आ रही है। अभी यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक तो ग्रोस फिक्स ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इसको हम देखते हैं, फिक्स ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर जैसे मान लो सपोज हमने 50 रुपये प्रॉफिट बनाया किसी कंपनी ने, तो वो 50 रुपये इन्वेस्ट करेगी वापस। इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक मशीन प्रोक्योर की, तो जो मशीन प्रोक्योर की है वो एसेट है। तो यहाँ पे जो मशीन है वो फिक्स कैपिटल है किसी भी कंपनी की। तो ये हम जो प्रॉफिट से जो हमारा नई हमने कैपिटल फॉर्मेशन किया है, उसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है। जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने एक्सपेंडिचर का पार्ट किया था, जो हम प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, 13 पॉइंट समथिंग आ रही थी दोनों में। अगर हम प्रोडक्शन मेथड में देख रहे थे, जहाँ पे जीएवी देख रहे थे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, प्लस उसके अंदर हमने टैक्सेस ऐड किए, तो जो वैल्यू आ रही थी वही हमारी वैल्यू, जो टोटल हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से आ रहा था, जिसमें हमने प्राइवेट कंजम्पशन देखा था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखा था, देन नेट हमारा एक्सपोर्ट देखा था। इन तो सबका सम करके हमने देखा था, तो एग्जैक्टली सेम 13 पॉइंट समथिंग हमारे पास वैल्यू आई थी। नाउ नेक्स्ट चीज है, देखो जीडीपी में हम इतना सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, फिर भी कुछ आइटम हमारे पास रह जाते हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए हम कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर सब्जी हम अपने फार्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने उसी को कंज्यूम कर लिया, तो जीडीपी कैलकुलेशन में कहीं पे भी नहीं आता, क्योंकि मार्केट में नहीं गई है, मार्केट में नहीं गई तो उसकी कैलकुलेशन में कहीं पे नहीं हुई। तो इस तरह की जो सर्विसेज है या गुड्स है जो जीडीपी कैलकुलेशन में नहीं आते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन। एक तो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं कुछ, जो कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, वो कभी कभी जीडीपी में नहीं आ पाते हैं। सेकंड, जो सेकंड हैंड सेल्स होती है, अगर हम सेकंड हैंड कार बेचते हैं, ठीक है, तो उसको हम जीडीपी नहीं करते, जीडीपी में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि हम वो नया गुड्स, हमने कोई नया गुड्स या सर्विस हमने प्रोड्यूस नहीं की, एक रीसेल की है। अगर हम उसी कार में वैल्यू एडिशन करते हैं, सपोज हमने उसके कुछ रिनोवेट किया कार को,
उसका सर्विसिंग कराई, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके हम बेच रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन कॉस्ट हमारे जीडीपी में ऐड हो जाती है। लेकिन जो कार की रीसेल वैल्यू है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती है। देन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब लाइक सब्सिडी के फॉर्म में देती है गवर्नमेंट। ठीक है, अगर जो नरेगा है, अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होती है। तो जो इस तरह से वेलफेयर स्कीम के फॉर्म में देते हैं वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं। देन नॉन मार्केट एक्टिविटी है, अनपेड लेबर है, हाउस होल्ड वर्क है। अनपेड लेबर वर्क होता है जो घर पे जो मदर करती है, वाइफ करती है काम, उसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, अनपेड लेबर वर्क है। वहीं अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे नॉर्मली सारे मेल फीमेल दोनों ही काम करते हैं, और हाउस होल्ड वर्क के लिए वो एक हायर करते हैं, मेड को हायर करते हैं, कुक को हायर करते हैं, तो उनको वहाँ पे करते हैं। तो वो उनके जीडीपी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि जो कुक को इनकम दे रही है तो इनकम मेथड में वो कैलकुलेट हो जाता है। या एक्सपेंडिचर मेथड में जो हाउस होल्ड है उसके एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है कि उन्होंने जो कुक है उसको सैलरी दी है। तो वो किसी न किसी मेथड के लिए काउंट हो जाता है जो सैलरी हम कुक को या मेड को पे कर रहे हैं। पर इंडिया में वो नहीं होता है। इंडिया में जो चाइल्ड केयरिंग सर्विसेज है मदर की, या हाउस होल्ड केयरिंग सर्विसेज है मदर की या वाइफ की, या फीमेल जो भी है घर के अंदर, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। वो अनपेड लेबर होती है, उनको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। देन ब्लैक मार्केट होता है, ब्लैक मनी होती है, ठीक है, वो हमारे इसमें काउंट नहीं होती है। जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम नेट में काउंट करते हैं, जीडीपी में काउंट नहीं करते। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन हम काउंट करते हैं, जीडीपी में हम काउंट नहीं करते हैं। या हम जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो लेजर एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करते हैं, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में है कि हमने कुछ लाइक हमने 1 केजी राइस प्रोड्यूस किया, लेकिन हमें राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे दाल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया बार्टर सिस्टम में। हमने जितने दाल प्रोड्यूस किया हमने उसको, उससे दाल ले ली और अपने राइस को दे दिया। तो वहां पे हमने एक्सचेंज कर ली कमोडिटी को, विदाउट किसी फिजिकल ट्रांजेक्शन के। तो यहाँ पे जो हो रहा है बिना एनी फिजिकल ट्रांजेक्शन के, जो बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होते। और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी जीडीपी में काउंट की होती है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेशनल इनकम होती है कि देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में, जो आप जाके चेक कर सकते हैं, आई पे आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी कंपनी में हम कॉस्ट देखते हैं, किसी कंपनी के प्रोस्पेक्ट से हम देखते हैं कि उसको कॉस्ट क्या आ रही है, उसका एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है। तो अगर वो लैंड रहेगा तो या तो लैंड खरीदेगा या रेंट पे लेगा। तो रेंट लेगा तो रेंट उसका आउटगो है, रेंट उसको पे करना पड़ रहा है, वो उसके लिए कॉस्ट है। सेकंड सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। जो वहाँ पे लेबर काम कर रही है उनको सैलरीज देनी पड़ेगी। जो सैलरीज है, वेजेज है, वो उस कंपनी के आउटगो है। थर्ड इज कैपिटल। जो उसको किसी बिजनेस को चलाने के वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है, या उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी भी मशीन खरीदने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, वो या तो बैंक से लेगा या बॉन्ड मार्केट से लेगा। जहां से मिले उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपनी कैपिटल भी यूज कर रही है तो उसका इंटरेस्ट फोरगो हो रहा है वहां पे। सपोज मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये मैंने अपना ही इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो 100 रुपये है, अगर मैं उसको बैंक में रखता, मुझे 4% इंटरेस्ट मिलता है वहां पे, तो मेरे को 4 रुपए की इनकम होती है। वो 4 रुपए की इनकम मैंने फोरगो कर दी क्योंकि मैंने अपना ही कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। तो वो भी वहां पे हम उसको काउंट कर सकते हैं एज इंटरेस्ट फॉर्म में। तो अगर बैंक से लोन ले रहा है तो बैंक को जो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो इंटरेस्ट उसके आउटगो में आएगा। और अगर अपनी इनकम यूज कर रहे हैं, अपनी सेविंग यूज कर रहे हैं, तो अपनी सेविंग के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट आउटगो किया है वो इंटरेस्ट का पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। नहीं, लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो भी है वो अपना प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट होगा तो नेट जो ये सब खर्चे निकालने के बाद, ये जो खर्चे हैं इनको निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, प्रॉफिट या तो वापस इन्वेस्ट होगा, री इन्वेस्ट होगा, या एज ए डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। अगर एक ही है वहां पे फाउंडर तो उसको ही जो प्रॉफिट है, सारा प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है। अगर उसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है तो कंपनी का बोर्ड डिसीजन ले सकता है कि जो हमने 100 रुपये प्रॉफिट बनाया है वो हमने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स में हम प्रॉफिट शेयर करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड के फॉर्म में उसको शेयर कर सकते हैं, तो वो कंपनी का आउट हो जाएगा। तो ये कंपनी की कॉस्ट आएगी। ऐसे अगर रिवेन्यू
जो रिवेन्यू की बात करते हैं तो उस पर क्या आ रहा है कि जिसने भी कंपनी को रेंट पे दिए जमीन तो उसको रेंट इनकम आएगी। ठीक है। अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयड है तो उसको सैलरी आएगी, वेज आएगा, वेजेस जो उसको सैलरी मिल रही है, इनकम मिल रही है, वो आएगा। अगर उसने किसी को कैपिटल दे रखी है अपनी एज ए फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म पे कैपिटल दे रखी है तो उसको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। एंड लास्ट उन सब पे उसको प्रॉफिट मिलेगा सारा, कि उसने इतने एसेट बना रहे हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, उसने अपनी लैंड दी है, अपनी लाइक कैपिटल दी है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसका इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है फाइनल उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये उसके लिए जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज उसको ये सब मिल रहा है। तो एक तरफ हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया, जो कंपनी के फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर वाला आ जाएगा। और सेकंड तरफ हमारे पास इनकम वाला आ जाएगा, ये हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो आप मेंस के आंसर में ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूज कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, ऐसे में भी यूज कर सकते हो, जो GS3 है उसमें भी अच्छे से यूज कर सकते हो, या बाकी जो अपने GS1 GS2 में भी इन चार फैक्टर प्रोडक्शन का आप जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि इन फैक्टर प्रोडक्शन से किसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट आ सकता है, तो जहाँ पे अपने सोशल वेलफेयर की बात होती है, ठीक है, जो GS1 का पार्ट है उसके अंदर आप इनको यूज कर सकते हो। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब GDP कैलकुलेशन देखते हैं। इंडिया में GDP कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है, तो GDP कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बेस ईयर डिसाइड करते हैं कि बेस ईयर क्या रहेगा। किसी भी GDP को कैलकुलेट करने के लिए हम बेस ईयर देखते हैं कि कौन से बेस ईयर की प्राइस से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम GDP ग्रोथ देख रहे हैं। सपोज हमने 2011-12 को बेस ईयर पकड़ा है यहाँ पे, उस समय हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज लिए, हमने मान लो हमने 1000 गुड्स एंड सर्विसेज लिए, क्योंकि हम सब नहीं ले पा रहे हैं अभी, और एक सैंपल के लिए हम 1000 गुड्स एंड सर्विस को ले रहे हैं, उनकी नेट वैल्यू हम ₹100 मान लेते हैं। ठीक है। ये हमने माना है 2011-12 के अंदर। नेक्स्ट ईयर 2012-13 में अगर हम देखेंगे तो इन्हीं गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू बढ़कर ₹110 हो गई है। जो 1000 गुड्स एंड सर्विस थी, इनको ही हम चेक किया, इनकी वैल्यू अब हमारे पास ₹110 आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दो एक साल के अंदर तो हमारे GDP ग्रोथ 10% आएगी। तो यहाँ पे बेस होकर ये होता है कि हम बेस ईयर के प्राइस को यूज करते हैं कि उस साल में इन 1000 कमोडिटीज की क्या प्राइस रही होगी। उस प्राइस को यूज करते हुए, क्योंकि हर साल तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। हमने जैसे मान लो यहाँ पे जो 2011-12 में ₹100 गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए, 2012-13 में हमने 110 का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया। बट यहाँ पे 10% हमारे पास इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, क्योंकि जो हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए, जो पहले मान लो हम ₹100 प्रोड्यूस कर रहे थे, वो ₹110 के प्रोड्यूस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर की सैलरी महंगी हो गई। तो इस वजह से हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, बट हमारी महंगाई की वजह से हमारी GDP बढ़ गई है। इसलिए हमारे यहाँ पे अगर हम इसको GDP ग्रोथ देखेंगे, अगर करंट प्राइस हम चेक करेंगे कि आज की मार्केट प्राइस पे देखते हैं अगले साल, तो ₹110 के गुड्स एंड सर्विस दिखेंगे हमें। बट यहाँ पे प्रोड्यूस तो वही हुई है, सेम अमाउंट की हुई है होने को, तो 10% तो हमारे महंगाई की वजह से बढ़ा है। तो यहाँ पे GDP ग्रोथ हमें जीरो दिखेगी। इसलिए हम हमेशा बेस ईयर से कंपेयर करते हैं कि बेस ईयर में 100 था तो हमारा आज कितना होगा। तो हमने जो फर्स्ट ईयर में 100 पकड़ा, सेकंड ईयर में हमने 110 पकड़ा, थर्ड ईयर में हमने देखा कि इसी 2011-12 की रेट से हमने 1000 कमोडिटी देखा, तो उनकी 125 आ गई, 112 आ गई सपोज, उनकी 112 आई है टोटल प्राइस। तो इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे 2 साल बाद हमारे GDP ग्रोथ रेट 12% होगी। बट इसमें देखेंगे तो इसमें कंपैरिजन हमारा 2% ही बढ़ा है। ठीक है। तो अगर 2011-12 से हम तीसरे ईयर में देखते हैं तो 112 हो गई, वहां पे हमारे GDP ग्रोथ आई है, 12% आई है कंपेयर टू 2011-12। बट 2012-13 से हम देखेंगे 2% ही बढ़ी है। तो यहाँ पे जो हम बेस ईयर को यूज करते हैं, तो बेस ईयर में हम जो भी गुड्स एंड कमोडिटी देख रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, उनकी जो प्राइस है वो हम 2011 में जो गुड्स एंड सर्विस की प्राइस थी वही मान के हम उसको कैलकुलेट करेंगे आज के ईयर में। अगर हम सपोज आज के हमारे 2023 की भी बात कर रहे हैं, और अगर हमारा बेस ईयर यही है 2011 और 12 ही है, तो जो 2011-12 में हर एक कमोडिटी की प्राइस थी, उसी प्राइस से हम इस साल में जितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उसको हम उसी रेट को मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि हम उसके कंपेयर में GDP कितना ग्रोथ हुआ है, क्योंकि बीच में जो इन्फ्लेशन आ रहा है
इन्फ्लेशन हमारा अनरियलिस्टिक हमारे जीडीपी बढ़ा सकता है। कि जीडीपी हमने मान लो कि एक साल में आज 100 रुपए गुड्स प्रोड्यूस किए, अगले साल भी हमने 100 रुपए के प्रोड्यूस किए, लेकिन जो 100 रुपए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं वो महंगाई की वजह से 110 रुपए हो गए। तो उसमें हम नहीं कह सकते कि 10% हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस 100 रुपए की 100 रुपए की है यहाँ पे, बट महंगाई की वजह से 110 हुआ है। तो उसको महंगाई वाले कंपोनेंट को हम जो हमें टैकल करना है उसके लिए हम यहाँ पे बेस ईयर को देखते हैं। ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे चेंजेस हुआ है, पहले हम कॉस्ट प्राइस पे देखते थे, अब हम मार्केट प्राइस पे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हमारे जो फैक्ट्री से फैक्टर कॉस्ट था, जो फैक्ट्री से आउटपुट होता था उस प्राइस पे देखते थे, जहाँ पे हमारे टैक्सेस ऐड नहीं होते थे। जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास मार्केट कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। तो ये मार्केट कॉस्ट है, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है। फिर मार्केट में जो रेट प्रिवेलिंग रेट है उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है कंपेयर टू हर एक फैक्ट्री में जाके बाकी फैक्टर कॉस्ट को एनालिसिस करना। तो ये बेटर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन है, इसलिए हमें मार्केट प्राइस पे हम शिफ्ट हो गया है। सेकंड थर्ड इज हमारा जीएवी जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है, उस पर हम देखा कि हर लेवल पे हमारा कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे पहले स्टील लाया। ठीक है। स्टील जो मैन्युफैक्चर हुआ है, रॉ जो अपना रॉ मटेरियल था वहां से स्टील प्रोड्यूस किया है, तो वहां वैल्यू एडिशन हुआ है। स्टील से हमने कार मैन्युफैक्चरिंग की तो वहां पे वैल्यू एडिशन हुआ है। कार मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, वहां वैल्यू एडिशन हुआ। तो इन सब वैल्यू एडिशन को ऐड करके हम जीडीपी बना रहे हैं। तो ये वाला मेथड हमने अडॉप्ट किया हुआ है। नाउ लास्ट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। देखो जीडीपी अभी जो मैंने बेस ईयर कॉन्सेप्ट बताया, तो हर साल हम देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितनी है लास्ट ईयर के कंपेयर में। अगर हमारे पास लास्ट ईयर 100 रुपए के गुड्स थे, इस साल 120 के हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ 20% आई है। बट ये 20% हमारे यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। वही अगर हम देखते हैं 10% हमारे पास इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई है। तो मतलब हमने प्रोड्यूस किया 120 का, लेकिन यहाँ पे जो 10% है वो तो महंगाई बढ़ी है। 10% ऑटोमेटिक ये गुड्स और सर्विस बढ़े महंगाई की वजह से। तो यहाँ पे हम 20% माइनस 10% जो हमारे इन्फ्लेशन है उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट जीडीपी ग्रोथ आ रही है, दैट इज 10%। वो हम रियल जीडीपी बोलते हैं इसको। जो हम महंगाई को हम ऑफसेट करने के बाद देखते हैं, इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के बाद हम जो नेट जीडीपी देखते हैं वो हमारे पास रियल जीडीपी होता है। ठीक है। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि हर एक लेवल के प्रोडक्शन के हमारे पास मान लो 4 लेवल है, ए, बी, देन सी एंड लास्ट डी। सपोज हमने यहाँ पे हमारे पास 0 रुपए है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमने लाइक माइनिंग स्टार्ट की, हमने स्टील माइनिंग स्टार्ट की। स्टील से हमने यहाँ पे फर्स्ट जो फैक्टर यहाँ पे हमने लिया है वैल्यू एडिशन। यहाँ पे हमने स्टील माइनिंग करके स्टील रोड स्टील बनाया है, जिसको हमने मार्केट में 10 रुपए का निकाला, 10 रुपए का बेच दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो 10 रुपए का हुआ है फर्स्ट लेवल पे। यहाँ से आ गए यहाँ से आ गए 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ फर्स्ट पे। अब यहाँ से जो स्टील बन गई है, स्टील को हमने जो रॉ स्टील है उसको हमने स्टील बार के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सरिये के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वहां पे हमने मान लो 5 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। सपोज हमारे कॉस्ट 5 रुपए का है, तो टोटल हमने 10 + 5 15 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया, मार्केट में 15 रुपए का यहाँ पे बेच दिया। ठीक है, पहले 10 रुपए का बेचा था, 15 रुपए में मार्केट में बेच दिया, तो स्टील बार बेच दिया। अब स्टील बार को हमने यूज किया घर के अंदर, घर के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो वहां के घर पे हमने वहाँ पे जो रूफ बना रहे हैं, छत डाल रहे हैं, वहां पे हमने रेनफोर्समेंट के फॉर्म में इसको यूज किया। तो अगर उसमें हाउस होल्ड के अंदर हम देखते हैं स्टील को किस तरह से यूज हो रहा है, स्टील का हमने और कुछ भी बना सकते हैं, वाले स्टील की लेडर बना दी हमने। सपोज यहाँ से हमने लेडर बनाई स्टील की, तो यहाँ से यहाँ हम गए तो हमने 5 रुपए की लेडर बना दी है। तो इसे 15 में 5 रुपए ऐड करके हमारे पास 20 रुपीज हो गया। जो लेडर हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए हमने इसमें बनाने की कॉस्ट ऐड कर दी। देन लास्ट में हम लेडर के ऊपर पेंटिंग आ रही है, पेंटिंग की है, ब्रांडिंग की है, किस कंपनी का है, तो वहां पे हमने 2 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। ठीक है।
जो हमने पेंटिंग किया, ब्रांडिंग की, उसमें 2 रुपये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, तो जो 20 के अंदर 2 रुपये ऐड किया था, 22 रुपये के हमारे फाइनल आउटपुट आ गया। यहाँ पे जो हमने वैल्यू एडिशन किया है, इसमें हम प्रॉफिट पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे जो वैल्यू एडिशन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके अंदर अपना नेट प्रॉफिट है वो भी ऐड किया हुआ है। तो जो प्रॉफिट है वो भी हमारे वैल्यू एडिशन का पार्ट होता है। तो टोटल मार्केट में हमने 0 रुपए से स्टार्ट किया था, 22 रुपए में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये हमारे मार्केट वैल्यू आ गई। तो ये जो 22 रुपए है, ये हमने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर दिया। ये हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये टोटल हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में हर एक लेवल में हम कितना वैल्यू एडिशन किए जा रहे हैं, ठीक है, क्या उस कमोडिटी में वैल्यू एडिट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने मान लो कि एक पैकेट खरीदा, कॉलगेट का पैकेट खरीदा 50 रुपए का, या फिर आईपीएल इसका क्रिकेट मैच का फाइनल का टिकट मान लीजिए, 100 रुपए का टिकट है, लेकिन टिकट लिमिटेड है, फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, तो मार्केट में ब्लैक में बिक रहा है। वैसे ये ब्लैक इकोनॉमी वैसे तो इलीगल होती है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर 100 रुपए का 200 रुपए में बेच दिया, सेम टिकट है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुई, बट मार्केट में बेचा गया है, उसको हायर वैल्यू पे बेचा गया है, तब भी हम यहाँ पे 100 रुपए का वैल्यू एडिशन मानेंगे। ठीक है, कमोडिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, बस उसको रीपैकेजिंग करके या मार्केट फोर्सेस को देखते हुए हमने उसको हायर वैल्यू से बेचा है। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा वैल्यू एडिशन है यहाँ पे। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे कि जीडीपी से वैल्यू एडिशन का क्या रिलेशन है, तो जीडीपी होता है वैल्यू एडिशन। टोटल कितना हमने वैल्यू एडिशन किया है, जो हमने यहाँ पे देखा 22 रुपए का हमारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। अगर इसको हम जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, तो 22 रुपए में फैक्टर कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो फैक्ट्री से आउटपुट आ रहा है फैक्टर कॉस्ट। इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया, मान लो 10% हमारा टैक्स है, तो 2.2 रुपीज हमारा टैक्स आ गया। और गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दे दी, मान लो 0.2 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो नेट जो हमारे पास आया 24 रुपीज का मार्केट वैल्यू आई है, मार्केट प्राइस आई है। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस है, वो जीडीपी होती है। तो जो 22 रुपए है वो ग्रोस वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया है टोटल, तो 22 रुपए हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन है। उसके अंदर हमने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो ऐड कर दिए, सब्सिडी माइनस कर दी, तो हमारे पास नेट मार्केट वैल्यू आ गई, नेट मार्केट प्राइस आ गई उस कमोडिटी की। तो नेट मार्केट प्राइस है वो हमारे जीडीपी का पार्ट होगा, क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं मार्केट प्राइस पे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको। पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे जीडीपी, अब मार्केट कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्केट कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर हमने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया, क्योंकि गुड्स हमने जो फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस किए, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के हम मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया, माइनस सब्सिडी किया कि जितनी सब्सिडी हमने दी है उसके अंदर, सपोज हमने 2 रुपए की सब्सिडी हमें गवर्नमेंट से मिल गई, तो 2 रुपए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी मार्केट में, तो उसको माइनस करने के बाद में हमें जो फाइनल मिल रही है प्राइस, वो हमारे पास जीडीपी बनती है। तो ये सिंपल वे में आप समझ सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी फैक्ट्री में कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी, तो किसी रेट से मिलेगी, मान लो 20 रुपए से वो प्रोड्यूस हुई है, तो उसके अंदर कोई भी फैक्ट्री प्रोड्यूसर है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो मान लो 5 रुपए का टैक्स ले रहा है वहां पे, बट गवर्नमेंट उसको 2 रुपए की सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी को माइनस कर दो, तो नेट मार्केट के अंदर वो 23 रुपए में जा रहा है प्रोडक्ट, तो ये मार्केट प्राइस हो जाएगी उसकी। और मार्केट प्राइस से ही हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, तो ये हमारी जीडीपी हो जाएगी। तो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सिंपल है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि हम कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि जो भी हो रहा है वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है हर एक चीज पे। कई बार होता है कि कमोडिटी हमने 10 रुपए की खरीदी है, उस पर हमने तो 100 रुपए खरीदी, उस पर हमने 10% टैक्स दे दिया, 110 की हो गई। फिर इसको रीसेल कर रहे हैं, वहां 10% टैक्स दे दिया, तो इसका वापस 10%, 111 रुपए और लग जाएंगे, तो ये 121 रुपए की बिक जाएगी। तो यहाँ पे जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है, तो ये वैल्यू एडिशन नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट दे रहा है इकोनॉमी में। ये वैल्यू एडिशन कहीं पे भी नहीं है। तो इसको हम हटाने के लिए हम देखेंगे, इसके हटाने के लिए हमने जीएसटी लेते हैं कि टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। तो जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताता है, किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। हर एक सेक्टर का कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं 3 सेक्टर का। 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्राउंड लेवल पर प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड कमोडिटीज है, क्रॉप्स है या कॉटन है, ग्राउंड लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी है, प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर को इनपुट के फॉर्म में लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाएगा। सपोज हमने कॉटन लिया, रॉ कॉटन लिया, उससे हमने कपड़ा मैन्युफैक्चर किया, कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होगा। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, जहाँ पे हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया, उसका सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो सकती है, टूरिज्म सर्विसेज हो सकती है, बैंकिंग सर्विसेज हो सकती है, जो हम बैंक आपको देते हैं, सेविंग अकाउंट के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, एफडी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारे जो सर्विसेज है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो इन तीनों के लिए हम जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कैलकुलेशन बेसिस था वो मैंने बताया किसके बेस पे, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है और प्रोडक्शन टैक्स टैक्स क्या होता है? तो एक तो प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कोई टैक्स लग रहा है और एक प्रोडक्शन पे टैक्स लग रहा है। सपोज गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री लगाई, एक फैक्ट्री लगाना प्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, लैंड टैक्स लगा दिया 20%। तो ये 20% जो टैक्स लगा है, उसकी जो कॉस्ट आई है वो हर एक यूनिट पे डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 100 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पे, तो ये 20% की जो कॉस्ट मान लो या 20 रुपीज आ रही है, तो ये 20 रुपीज ये 100 कमोडिटी पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर एक यूनिट के ऊपर 0.2 की कॉस्ट आ जाएगी, ये ऐड होती जाएगी, तो ये प्रोडक्शन टैक्स हो जाएगा। और प्रोडक्ट टैक्स टैक्स होता है, यूनिट टैक्स लगता है। एक प्रोडक्ट जो 100 है, उसमें से हर एक के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होगा कि अपन ने एक मैन्युफैक्चर किया, एक चॉकलेट मैन्युफैक्चर किया, तो एक के ऊपर एक ही टैक्स लगेगा। 5% टैक्स लग रहा है, 5 रुपए टैक्स लग गया, इस पे 5 रुपए टैक्स लग गया, इस पे 5 रुपए टैक्स लग गया। ठीक है, इस तरह से हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, तो प्रोडक्ट टैक्स होता है। और एक होलिस्टिक पूरी यूनिट पे टैक्स लगा है, जिसको डिवाइड, जो आगे जाके डिवाइड हो रहा है हर एक प्रोडक्ट पे, उसको प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। सिमिलरली सिमिलरली हम बात करेंगे, सॉरी, ये प्रोडक्शन टैक्स ही हो गया। अब हम यहाँ पे सब्सिडी की बात करेंगे, ये टैक्स नहीं है, यहाँ सब्सिडी है। ठीक है, सब्सिडी की बात करते हैं। तो इसी तरह से होता है, एक तो प्रोडक्ट सब्सिडी होती है, एक प्रोडक्शन सब्सिडी होती है। सपोज गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वहां पे सब्सिडी दी, 100 रुपए की सब्सिडी दे दी। यहाँ पे एक मशीन खरीदी, लाइक सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है, उसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, पीएलआई। उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्शन कीजिए, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मैं आपको 100 रुपए सब्सिडी दूंगा। तो जो 100 रुपए सब्सिडी दी है, तो अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो हर एक यूनिट के ऊपर 1-1 रुपए की सब्सिडी आ जाएगी। ठीक है, ये डिवाइड होती जाएगी, तो ये प्रोडक्शन सब्सिडी होगी। दूसरा प्रोडक्ट सब्सिडी, अगर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो, अगर यूनिट वाइज देती है गवर्नमेंट कि आप 10 चॉकलेट प्रोड्यूस करेंगे, तो पर चॉकलेट आपको 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट सब्सिडी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, प्रोडक्शन हो रहा है कि एक होल सम आपको सब्सिडी दी जा रही है कि एक फैक्ट्री लगाओ, इसके लिए आपको इतनी सब्सिडी मिल जाएगी। इससे आपके ओवरऑल फैक्ट्री लगाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, लार्ज फाइनल गुड्स से सर्विस मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सपोज आप 100 रुपए की फैक्ट्री लगा रहे थे और उसकी वजह से आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर पा रहे थे 100 रुपए की। अगर गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दे दी, आपको 50 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो आप 50 रुपए में फैक्ट्री लगा लिया, तो आपकी जो आउटपुट कॉस्ट है 50 रुपए हो जाएगी, 50 रुपए में वही गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस कर पाओगे। तो ये जो सब्सिडी दी है वो प्रोडक्शन सब्सिडी है। वैसे अगर गवर्नमेंट बोलती है कि आपको पर चॉकलेट आपको 1 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, पर यूनिट आपको सब्सिडी डिसाइड करती है, तो वो आपकी प्रोडक्ट सब्सिडी हो जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट टैक्स होता है, पर यूनिट बोलते हैं तो प्रोडक्ट टैक्स है। और प्रोडक्शन टैक्स की बात करते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका हर एक यूनिट के ऊपर वो टैक्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है?
नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट हम और देखेंगे इसमें, बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया आपको, जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस क्या होता है कि आपकी मार्केट प्राइस है, उसमें हम जो प्रोडक्ट टैक्स है उसको माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो आपके पास बेसिक प्राइस आ जाएगी। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था मार्केट कॉस्ट क्या क्या होती है। मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू जो अपने फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट होगी, उसके अंदर हम जो हमारे फैक्टर कॉस्ट आ रही थी उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को जो हमारे फैक्टर कॉस्ट है उसमें से हम इनडायरेक्ट, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और उसके अंदर हम जो सब्सिडी है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी उसकी। ठीक है, मार्केट प्राइस। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये जो हमने मार्केट प्राइस ली है, मार्केट प्राइस दैट इज बेसिक प्राइस ली हमने, ठीक है, जो फाइनल वहां से फैक्ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट जो टैक्स है उसको हमने ऐड कर दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी माइनस कर दी, तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी। और इसी के फॉर्मूले को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस, उसमें सब्सिडी माइनस कर देंगे, देन उसमें इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। सेम है कि इसको सब्सिडी को यहाँ से इस साइड में ले जाइए और जो प्रोडक्ट टैक्स है उनको इधर ले जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे जो बेसिक प्राइस है, जो हमारे बेसिक मार्केट प्राइस हम देखते हैं किस हिसाब से वहां बेसिक प्राइस बन रही है। ठीक है, तो बेसिक प्राइस हो रही है, मार्केट प्राइस में से हम प्रोडक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे जो सब्सिडीज है उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बेसिक प्राइस आ जाएगी। तो ये तीन तरह के होते हैं, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रॉस जो जीडीपी होता है, जीडीपी आपको बता दिया कि टोटल कितनी होती है। जीएनपी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जीडीपी में से हम जो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, जीएनपी में हम नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, कि बाहर से हमारी कितनी नेट इनकम आ रही है। जो मैंने बताया था जीएनपी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो रेजिडेंट और बिजनेसेस है वो इंडिया में और अब्रोड में कितना इनकम करके दे रहे हैं, वो हमारा जीएनपी होता है। तो इसमें जो जीडीपी है, जीडीपी में से हम जो बाहर से अब्रोड वाली कंपनी है, फॉरेन फॉरेन कंपनीज है, वो कितना लेके जा रही है, और बाहर से इंडियन कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो उन सबको हम एडजस्ट करते हैं, तो हमारा जीएनपी आ जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये लास्ट में आपको मैं चारों के फॉर्मूले दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने जो शुरू में एक्सप्लेन किया था वो है आपके रेडीमेड यूज के लिए, ये रहेंगे रिवाइज करने के लिए। चारों फॉर्मूले जो मैंने एक्सप्लेन किए वही है। ठीक है, तो ये आपको आगे रिवाइज कर सकते हो। सो इस लेक्चर में मैंने आपको पूरा जीडीपी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जीडीपी कैसे काम करती है, जीडीपी कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर से क्या इम्पैक्ट आएगा, जीडीपी हमारे डाउन जा रही है तो क्या मेजर्स ले सकते हैं उन फैक्टर्स को देखते हुए, जीडीपी अप जा रही है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका हम प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक, ठीक है, ये भी हम फिजिकल पॉलिसीज है, ये दोनों देखेंगे। जो कोविड टाइम काफी डिस्कशन में थी, और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी बताया था कि काउंटर साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट को हमेशा फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी में रिसेशन में बाहर आने में हेल्प करता है और बूम में जो इन्फ्लेशन है उसको घटाने में हेल्प करता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक शायद 2021 में आया था ये क्वेश्चन इसके ऊपर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।